नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की। साइंस में दोस्तों हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं और आपको बता दूं कि दोस्तों ये येलो बुक की हमारी दोस्तों 73 क्लास होने जा रही है, जिसमें दोस्तों हमने बाकी के सभी चैप्टरों को दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो है भौतिक विज्ञान को भी दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बेल पे ले फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे। और यह साइंस की जो क्लास है आप लोग इसे इसके बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में दोस्तों आपको बहुत बड़ी भर्तियां भी देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी भर्तियां भी देखने को मिलेंगी अब आने वाले समय में, क्योंकि 2024 में दोस्तों चुनाव है। तो आगे अब आपको और भी ज़्यादा दोस्तों भर्तियां देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयारी में अभी से जुट जाइएगा, क्योंकि वक्त से पहले की गई तैयारी आपकी वक्त पर ही काम आएगी। तो आप लोग जो है तैयारी को अभी से दोस्तों करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी आपके पास समय है, ताकि आप आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर ला सकें और अपना एक सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्तों में, और आप लोगों को बता दीजिएगा उन सभी दोस्तों को जिन लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों की दोस्तों टीचिंग विद्यालय चैनल पर डेली लाइव रात 8 बजे येलो बुक का दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाता है, और शाम को 6 बजे RWA की स्टैटिक जीके बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो पहले तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने दोस्तों पिछली क्लास को स्टॉप किया था। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में दोस्तों तरंग गति के बारे में पढ़ा था, और तरंग पर आके हमने दोस्तों क्लास को स्टॉप कर दिया था। तो ये क्लास दोस्तों हम आपकी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को दोस्तों पेज बाय पेज पूरी बुक का सॉल्यूशन जो है दोस्तों कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों तरंग के बारे में, वेव्स के बारे में, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो पहला पॉइंट दोस्तों आप लोग देखेंगे, और कॉपी पेन साथ रख के हमेशा बैठे, ताकि दोस्तों आप महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको दोस्तों अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिख सकें। और बाकी के जो पॉइंट हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेते चलें, ताकि वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पहला पॉइंट दोस्तों आप दिया गया है इसमें कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। और तरंगें दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट दिया गया यांत्रिक तरंग, दूसरा दिया अयांत्रिक तरंगें, या उनको हम बोल देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अयांत्रिक तरंगों को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि तरंग दोस्तों वह माध्यम का वह विक्षोभ है जिससे उत्पन्न उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों में वास्तविक स्थानांतरण के बिना, यानी कि किसी भी स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में ये दोस्तों संचरित होती हैं, सभी दिशाओं में फैलती हैं। उनको हम दोस्तों तरंग गति कहते हैं। और ये दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यांत्रिक और एक होती है अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए, यहाँ तक की यदि आप लोगों को बात समझ में आ चुकी हो तो अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। दिया गया है कि ये वे तरंगें, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों ब्लर है पॉइंट, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ। ये दोस्तों PDF में ऑलरेडी पहले से ही ब्लर हुआ रखा है। पॉइंट दिया है कि वे तरंगे जिनके गमन के लिए, गमन यानी जाने के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, वो आपकी यांत्रिक तरंगें या दोस्तों मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और ये भौतिक माध्यम चाहे ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, किसी भी माध्यम में दोस्तों ये यांत्रिक तरंगें जा सकती हैं, गमन कर सकती हैं। और यांत्रिक तरंगों में भी दोस्तों दो कंडीशनें लगती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स वेव और दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इनमें भी दोस्तों आपकी दो तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगों की भी दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि मैकेनिकल वेव्स जो यांत्रिक तरंगें वो होती क्या है दोस्तों, जिनके तरंगों के जाने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। यानी कि उन्हें क्या होती है, जाने के लिए किसी भी, चाहे वो ठोस में जाएँ, द्रव में जाएँ या गैस में जाएँ, उनको जाने के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें दोस्तों हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। और यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और दोस्तों आपकी अनुदैर्ध्य तरंग। क्या आप इतनी बात समझे? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है वे तरंगे। अब बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। कंपन यानी दोस्तों कांपते हैं,
उन्हें अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें हैं दोस्तों जिनके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करने लगते हैं, उनको हम दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का नेत्र लेंस अधिकतम अनंत और नेत्र का दीर्घ बिंदु से लेकर न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बना सकता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 25 सेंटीमीटर कितना दोस्तों है? स्पष्ट दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य की न्यूनतम दूरी कितनी देख सकता है? वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो नेत्र लेंस है वो अधिकतम कितना देख सकता है? अधिकतम दोस्तों आपका इन्फिनिटिव अनंत देख सकता है। क्लियर? चलिए अगला है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मायोपिया। में कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। दोस्तों आपका एक होता है दूरदृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। ये दोस्तों सुनने में तो सही लगते हैं लेकिन हम इन्हें पढ़ते हैं तो दोस्तों ये हमें अपोजिट समझ में आते हैं। अपोजिट कैसे समझ में आते हैं तो सुनिएगा। अपोजिट दोस्तों इस कारण समझ में आते हैं कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य के साथ क्या कंडीशन होती है। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को क्या होता है दोस्तों, निकट की वस्तुएं तो वो स्पष्ट रूप से देख लेगा लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो निकट की देख लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दूर की नहीं देख पाते हैं तो हमें उसका दोष होना चाहिए, दूरदृष्टि दोष होना चाहिए। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है हमें उसका ही दोष होता है और बाकी का नहीं। जैसे कि यदि आपको दूरदृष्टि दोष है तो आप दोस्तों यानी कि दूर की वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। अगला है निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। दोस्तों लेंस की जो क्षमता होती है वो दोस्तों इंक्रीज हो जाती है, लेंस की जो गोलाई होती है वो भी बढ़ जाती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी दोस्तों घट जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की गोलार्ध की क्षमता बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। क्लियर? यानी कि लेंस की जो कैपेसिटी होती है वो दोस्तों बढ़ जाएगी और लेंस की जो गोलार्ध की क्षमता होगी वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो आपकी दोस्तों कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का दोस्तों प्रयोग कर देंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार एग्जामों में रिपीट करता रहता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस होता कैसा दोस्तों, ऋणात्मक क्षमता होता है, ऋणात्मक क्षमता वाला अवतल लेंस होता है। और ऐसे ही दोस्तों लेंस का हम प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में करेंगे, क्योंकि दोस्तों अवतल लेंस का हम प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं, निकट को, और उत्तल लेंस को हम दोस्तों दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए करते हैं। लेकिन उत्तल लेंस की जो दोस्तों क्षमता होती है वो होती है धनात्मक क्षमता और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है दोस्तों, ऋणात्मक क्षमता। याद रखिएगा, अवतल लेंस ऋणात्मक, उत्तल लेंस धनात्मक। अगला पॉइंट है दूरदृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दोस्तों क्या बताया था मैंने, निकट या पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसमें दोस्तों क्या कारण है, इसमें क्या होता है, लेंस की क्षमता घट जाती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या था कि लेंस की क्षमता बढ़ जाती थी। सेकंड है लेंस की गोलार्ध कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि लेंस की गोलार्ध बढ़ जाती है, इसमें हो जाती है कम। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसमें क्या था, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। क्योंकि दोस्तों लेंस की जब फोकस दूरी जब घटेगी ना तो वहाँ पे हमें क्या होगा, निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं। और यदि हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की नहीं। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। मैं अपनी तरफ से दोस्तों आप लोगों को पूरा 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट दोस्तों समझ में आ जाए। और एक भी पॉइंट आपको यदि मिस कर दिया ना, आपने क्लास को यदि थोड़ा भी स्किप कर दिया तो समझ लीजिएगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने पॉइंट स्किप किया है कि वही क्वेश्चन आ जाए। तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको यदि आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप निरंतर यदि हमारी क्लासों को आप देख रहे हो तो आपको दोस्तों समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारी पिछली क्लासों को ज़रूर देखिएगा, वो सभी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगला है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है।
ये पॉइंट याद रखिएगा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट उठा सकता है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है या रेटिना के आगे बनता है या रेटिना के पीछे। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर नहीं बनता है, उसके आगे बनता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे। जो दूर दृष्टि दोष होगा उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे। जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं दोस्तों प्रेसिबायोपिया, में व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को देख सकता है ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है। ऐसे दोस्त को हम कहते हैं दोस्तों जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। अब आप लोगों को मैंने दोस्तों यहाँ पर 3 दोष बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद रख पाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है, पास की नहीं देख पाता है, तो उसे कौन सा दोष होगा, तो उसे दूरदृष्टि दोष होगा। यदि कोई व्यक्ति, सेकंड पॉइंट, यदि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता, तो उसे कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। 2 दोष कंप्लीट। तीसरा है आपका, यदि किसी व्यक्ति को ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो उसे कौन सा दोष हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। क्लियर। कि आपसे कोई भी दोस्तों यदि मौके क्वेश्चन करता है तो आप दोस्तों आसानी से उसको इस डिटेल से समझा सकते हो, बता सकते हो। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष के बारे में हम पढ़ेंगे, इंद्रधनुष क्यों बनता है और किस कारण से बनता है और कब बनता है। चलिए पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि सर्वप्रथम जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो इसका दोस्तों क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में बट जाता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। साइंस में विबग्योर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ऊपर वायलेट नीचे रेड पढ़ा होगा ना। तो इंद्रधनुष में दोस्तों कितने होते हैं रंग, 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष का बनना क्या है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन है। सर्वप्रथम जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है, जब आपने देखा होगा दोस्तों बारिश के महीनों में जिस समय वर्षा अधिकतम होती है, जैसे कि आपका सावन हुआ, सावन में दोस्तों आपकी वर्षा अधिकतम होती है। जब आपकी दोस्तों बारिश होती है, बारिश की बूंदें जो होती हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं, घास पे आती हैं, तो उन बारिश की जो बूंदों के बाद में कभी कभी आप लोगों के साथ दोस्तों कंडीशन होगी कि जब बारिश अचानक से हो जाती है, पहले तो एकदम बादल टाइप का मौसम रहता है, फिर बारिश हो जाती है बहुत तेज़ी से, और उसके बाद दोस्तों कभी कभी धूप निकल आती है। जो वो धूप निकलती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश दोस्तों वर्षा की बूंदों पर पड़ता है, बारिश की बूंदों पर पड़ता है, और उनका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्टिव हो जाती हैं, वो अपवर्तन हो जाता है। तो जिस कारण दोस्तों क्या बनने लगता है, इंद्रधनुष का निर्माण होने लगता है, और उसी सूर्य के प्रकाश से उसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के रंग निकलने लगते हैं, जिस कारण दोस्तों इंद्रधनुष बनता है। क्लियर। अगला दोस्तों, लाल रंग में उच्च तरंगदैर्ध्य होने के कारण सबसे कम मुड़ता है, और जबकि बैंगनी रंग में निम्न तरंगदैर्ध्य होने के कारण सबसे अधिक रंग मुड़ता है। आप लोग जानते हैं कि खतरों के रंग हमेशा लाल क्यों बनाए जाते हैं, खतरों के रंग हमेशा लाल ही क्यों बनाए जाते हैं। आप सभी लोगों ने साइंस में 10th और 12th की क्लास में पढ़ा ही होगा कि खतरों के रंग लाल क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसकी दोस्तों तरंग दैर्ध्य होती है ना, वो सबसे कम होती है। सबसे तरंग दैर्ध्य जो होती है ना, उनकी दोस्तों सबसे कम उनकी तरंग दैर्ध्य दोस्तों सबसे अधिक होती है। लाल रंग जो है, इस कारण दोस्तों हम खतरे का सूचक बनाते हैं कि लाल रंग जो होता है दोस्तों, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उच्च तरंग दैर्ध्य, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है अधिकतम होती है तरंग दैर्ध्य। जैसे दोस्तों लाल रंग एक ऐसा रंग है जो दोस्तों हमें बहुत अधिकतम दूरी से हमें वह रंग को हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर खतरा है। लाल रंग की दोस्तों उच्चतम तरंग दैर्ध्य के कारण वह दोस्तों लंबी दूरी से हम उसको देख सकते हैं। जबकि बैंगनी रंग को इसलिए नहीं बनाया कि दोस्तों बैंगनी रंग की दोस्तों तरंग दैर्ध्य बिल्कुल निम्न है, कम है, लो तरंग दैर्ध्य है, जिस कारण दोस्तों हम इसको खतरे का सूचक नहीं मानते हैं। लाल रंग को इसी कारण दोस्तों खतरे का सूचक बनाया गया। अगला पॉइंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद परावर्तित प्रकाश बूंद से बाहर निकलते समय पूर्ण अपवर्तित हो जाता है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद परावर्तित जो भी प्रकाश की बूंदें से बाहर निकलते समय वह पूर्ण
अपवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। पूर्ण अपवर्तित यानी कि दोस्तों वह बदलता नहीं है, सॉरी, वह बदलता नहीं, अपवर्तित यानी कि वह बदलता नहीं है, जैसी उसकी जो कंडीशन थी वह उसी कंडीशन में आ जाता है। सूर्य के प्रकाश से आने वाली बैंगनी प्रकाश 40 अंश के कोण पर तथा लाल प्रकाश 42 अंश के कोण पर निकलता है, जबकि अन्य रंगों के प्रकाश के कोण इनके बीच में होते हैं। आपके से ये वाले बैंगनी हो गया और ये आपका दोस्तों रेड हो गया, ये आपका बैगनी, बैगनी या रेड हो गया, ठीक है, कुछ भी मान लो आप। और इनके बीच में जो भी रंग होंगे, इनके बीच में जो भी दोस्तों कलर होंगे, वो दोस्तों आपके क्या होंगे, इनके जो भी कोण होंगे वो इनके दोस्तों बीच में रहेंगे। ये आपका दोस्तों 40 अंश रहेगा और ये आपका दोस्तों ये आपका 42 अंश रहेगा, ये आपका 40 अंश रहेगा, क्योंकि 40 अंश वाला आपका बैगनी हो जाएगा, 42 अंश वाला आपका रेड हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कैसी होती है, उच्च होती है, जबकि बैगनी की तरंग दैर्ध्य निम्न होती है। क्लियर। चलिए अगला है, जब श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश को, कांच के प्रिज्म, प्रिज्म तो आप लोगों ने देखा होगा, प्रिज्म तो आप लोगों ने देखा होगा, प्रिज्म पर गिरता है तो प्रिज्म से निकलने के बाद यह भी दोस्तों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इन रंगों के क्रम को वर्णक्रम या दोस्तों स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसको दोस्तों वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोले। इसमें भी दोस्तों इंद्रधनुष जैसे कई 7 रंग इसमें भी दोस्तों निकलते हैं। एक कोई प्रिज्म लेते हैं क्रिस्टल टाइप का, उसमें को दोस्तों यदि हम सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करते हैं या उसको आँख से लगा के दोस्तों हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमें दोस्तों 7 रंगों में विभक्त होता हुआ एक स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम दोस्तों दिखाई देता है। क्लियर। यहाँ तक की चर्चा मैंने आप लोगों से की, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों वही आया विबग्योर, जो कि मैंने अभी आपको दोस्तों पॉइंट वो जो है बताया था, और ये आपने दोस्तों 12th की क्लास में भी बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। बैगनी यानी कि दोस्तों विबग्योर याद रखिएगा, विबग्योर से क्या हो जाएगा आपका बैगनी, वायलेट, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला और ऑरेंज आपका नारंगी, और तथा रेड, लाल। इन रंगों के वर्ण क्रम को हम दोस्तों विबग्योर कहते हैं और इन्हीं रंगों से दोस्तों आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऊपर वायलेट, फिर जामुनी कलर, फिर नीला, फिर हरा, पीला, फिर ऑरेंज और उसके बाद रेड कलर। क्लियर। कांच में बैगनी रंग की प्रकाश की चाल सबसे कम, किंतु इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों एग्जामिनर कभी भी आपसे क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा के 2 क्वेश्चन बहुत पूछता है, जस्ट उसका अपोजिट और जस्ट आपका उसका सीधा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड, कि कांच में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच में प्रकाश बैगनी रंग के अपवर्तनांक कितना होगा और कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक कितना होगा। हमेशा दोस्तों एग्जामिनर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से ये दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के इंपॉर्टेंट लिख के जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ दे। कैसे पूछेगा तो सुनिएगा। पूछता है कि कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल होती है सबसे कम, अधिक, या दोस्तों 0 होती है या 0 होती है या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे आपसे कुछ ऑप्शन करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, सबसे कम होती है, तो इसकी चाल कैसी हो जाएगी, चाल भी कम हो जाएगी। ऐसे याद रख लेंगे तो आप ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन उसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा। कांच के रंग में क्या है दोस्तों, कांच के लाल रंग में यदि हम प्रकाश को प्रभावित करते हैं तो कांच में यदि हम लाल रंग के प्रकाश की चाल देखते हैं तो वो दोस्तों आपकी सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य उच्च होती है तो इसमें प्रकाश की चाल भी दोस्तों उच्च होगी, लेकिन इसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, जिससे आपको उनकी तरंग दैर्ध्य के बारे में भी पता चलेगा और उनके प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक के बारे में भी। यानी कि दोस्तों एक पॉइंट को लेकर चलेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन उसी आपके एक पॉइंट में कवर हो जाएंगे। अगला है, रंगों के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है और रंगों की चाल भी दोस्तों आपकी अलग अलग होती है। इस कारण होता क्या है कि प्रकाश के विभिन्न अवयवी रंग भिन्न भिन्न कोणों में विक्षेपित होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बैगनी रंग का दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 42, रेड का कितना हो जाएगा आपका 40। इस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसा ही था 42-40 को लिख के। तो यानी क्या ये दोस्तों आपके कोण है और इनके बीच जो भी रंग होंगे उनका दोस्तों कुछ अपना अपना अलग अलग कोण होगा, क्योंकि दोस्तों रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमेशा अलग अलग होती है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की बहुत कम, किसी की बहुत ज़्यादा। तो रंगों की चाल भी अलग अलग होगी और उसी के कारण दोस्तों इनके जो भिन्न भिन्न कोणों में ये दोस्तों क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं।
बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यही देखो पॉइंट आपसे फिर से रिपीट किया गया ना, तो आप समझ सकते हो पॉइंट दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य दोस्तों सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक होगी। अब यहाँ से दोस्तों और यदि बात करें तो रेड आपकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, वायलेट की सबसे कम होगी, सबसे कम, उससे कम ऑरेंज की, फिर उससे येलो की, फिर उससे कम ग्रीन, फिर उससे ब्लू, फिर इंडिगो। यानी कि जो भी आपके दोस्तों विबग्योर है ये आपके दोस्तों क्रमानुसार दिया गया है। विबग्योर सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे उतनी बढ़ती चली जाती है, फिर आके दोस्तों रेड की दोस्तों सर्वाधिक हो जाती है। क्लियर। अगला है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाकर किसी प्रकाशित द्वारा प्रदर्शित घटना दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन, दोस्तों आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सुना होगा। एक सिंपल सी परिभाषा दोस्तों हम 10th की क्लास में याद करते हैं और वो हमेशा दोस्तों याद हमें बनी रहती है। तो वो परिभाषा यही है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यदि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो ये मार्ग से अपने विचलित होने की घटना को हम दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है, आप आसानी से दोस्तों आप लोग इसे बता सकते हो। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। जो भी घटनाएं होती हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और उन्हीं घटनाओं को दोस्तों एक क्वेश्चन का आईना देकर एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एग्जामिनर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन है, या दोस्तों प्रकाश का विवर्तन है। तो आपको जब इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे ना तो आप उसमें 100 नहीं पूरे 200% की कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आपने किताब को सही से नहीं पढ़ा है, पॉइंटों को सही से नहीं देखा है, वीडियो को दोस्तों बाकायदा आप लोगों ने कंप्लीट नहीं देखा है। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप हमारी क्लास देख रहे हो चाहे किसी अन्य दोस्तों चैनल पर यदि आप क्लास देख रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उस क्लास को दोस्तों शुरू से कंप्लीट देखें। हम जो भी चीज़ देखते हैं ना वो जब तक शुरू से नहीं देखेंगे तब तक वो चीज़ हमें दोस्तों समझ में नहीं आती है। अब मान लेते हैं आप यदि कोई भी मूवी देख रहे हैं और मूवी की जगह दोस्तों 1 घंटे का दोस्तों जो पार्ट है वो निकल चुका है और आप आके दोस्तों बीच में देखने लगे, तो तब तक आपको ना ही इस फिल्म का नाम पता चलेगा, ना ही इस फिल्म के बारे में पता चलेगा कि फिल्म में क्या कंडीशन हो रही है, क्या सिस्टम चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों जब हम मूवी को शुरू देखते हैं तो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो हमें मूवी का पूरा सीन याद हो जाता है। ठीक उसी कारण आप भी लोग वीडियो के यदि शुरू से कंप्लीट देखते हैं तो वो आपको वो सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो में बताई जाती है वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। जैसे कि एग्जामिनर ने पूछा कि तारों का टिमटिमाना क्या है, तो आप बता सकते हो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सूर्योदय के समय सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी दोस्तों पूछता है। सूर्योदय जब होता है, इसमें दोस्तों दिया नहीं है, इसमें एक पॉइंट मिस हुआ है कि सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी दोस्तों हमें सूर्य का रंग, सूर्य यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सूर्य का रंग लाल, सूर्य का रंग लाल, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से अच्छा और शानदार नोट्स बना सकें। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है पॉइंट कि सूर्यास्त एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ये भी दोस्तों एक प्रकाश का अपवर्तन ही है। द्रव्य में असंत डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। दोस्तों आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भी कर सकते हो। आप लोग कोई छड़ की जगह आप एक पेन ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा और उसे एक बाल्टी में दोस्तों पानी भरकर उस पेन को बाल्टी में डालिएगा, तो वो आपको जो पेन डालेंगे पानी में तो वो आपको दोस्तों कुछ टेढ़ा दिखाई देगा। ये टेढ़ा जो दिखाई देता है ना, वो छड़ हो या पेन हो, वो भी आपका दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दोस्तों वह चीज़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। अगला है दोस्तों पानी से भरे किसी बर्तन की तल में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना। कोई भी बर्तन हो उसके तल पे यदि हम कोई सिक्का डाल देते हैं तो वो हमें दोस्तों ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। ये भी दोस्तों आपके प्रकाश अपवर्तन की होने वाली घटना है। एक और पॉइंट दोस्तों, ये आपके दोस्तों जो भी 5 पॉइंट दिए गए हैं ना, इन 5 एग्जाम्पल को उठाकर एग्जामिनर एसएससी के अब तक के सभी एग्जामों में पूछ चुका है और कई बार रिपीट भी कर चुका है और आगे भी दोस्तों आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 5वां दोस्तों बनता है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है।
दोस्तों जल के अंदर यदि मान लेते हैं कोई भी मछली है, जो भी उसकी रियल गहराई होती है ना, उससे हमें दोस्तों क्या दिखाई देती है, ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये भी दोस्तों एक क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दोस्तों वो हमें ऊपर उठी दिखाई देती है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है कि सघन माध्यम में आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक से परावर्तन से होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में हमारा क्या प्रयोग है उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले यानी कि सघन माध्यम से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते कैसे हैं, कि सघन माध्यम से आपतित किरण उसी माध्यम में, यानी कि सघन माध्यम से आई और आपतित होकर उसी माध्यम में लौट गई, परावर्तित हो गई, तो उस घटना को हम दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जो उसका जो परावर्तन हुआ है वो पूर्ण आंतरिक रूप से हुआ है। नेक्स्ट है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। पहला है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी वहाँ पर आपकी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दोस्तों दोनों कंडीशनें आपकी लागू होगी, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहाँ पर होगा। कौन कौन सी दो कंडीशनें लागू होंगी, कि प्रकाश सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको अपवर्तन में बताया था, ये आपको दोस्तों 5 पॉइंट दिए गए हैं। ये 5 पॉइंट जो हैं ये पाँचों क्वेश्चन हैं आपके, और पाँचों क्वेश्चन एग्जाम में आपके सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पूछा जाता है कि ठंडे प्रदेशों में मारीचिका का कारण, मारीचिका के बारे में आपको बता देते, ये बोलते हैं दोस्तों मृग मारीचिका। आप लोगों ने दोस्तों अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जब भी दोस्तों हम सड़क पर जाते हैं, तो हमें जब सड़क पर दोस्तों बाइक चलाते हैं या कोई भी हम कार ड्राइव करते हैं, तो हमें दोस्तों सड़क पर काफ़ी दूरी तक ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर दोस्तों पानी भरा हुआ है। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन दोस्तों हम जब पास में जाते हैं तो वो दोस्तों वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर दोस्तों पानी भरा हुआ है। तो वो क्या है साहब दोस्तों, वही आपका मृग मारीचिका है। ये भी आपका दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दोस्तों मृग मारीचिका आपका बनता है। पानी के भीतर में रखी परख नली के चमकना, कोई भी परख नली को यदि हम पानी के अंदर रख देते हैं तो दोस्तों वो शाइनिंग करने लगती है, शाइन करने लगती है। ये भी दोस्तों एक प्रकार का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कांच में पड़ी दरार का चमकना, दोस्तों जैसे कि आपका कोई भी कांच है, यदि कांच में दोस्तों एक चिटकन सी आ जाती है, दरार पड़ जाती है, और यदि उसमें दोस्तों हम कोई भी सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो वो दोस्तों बहुत अधिक दोस्तों हमें चमकती हुई दिखाई देती है। यह भी दोस्तों आपका एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि इस पर जो भी प्रकाश पड़ता है तो वह तुरंत दोस्तों उसको क्या कर देता है, परावर्तित करता है, जिसको दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना, दोस्तों हीरा जो होता है वो अपने आप में ही एक हीरा है, तो दोस्तों वो सीधी सी बात है, वह अधिकतम तो चमकदार होगा ही। और रेगिस्तान में मारीचिका का कारण, तो ये वही आपकी मृग मारीचिका की, रेगिस्तान में भी देखते हैं कि काफ़ी दूर तक हमें ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, जब पास में जाते हैं तो पानी वहाँ पर हमें नहीं मिलता है। ये दोस्तों आपके मृग मारीचिका के उदाहरण हैं। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को। अगला पॉइंट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी कि इसको रेनबो बोलते हैं दोस्तों। इसका निर्माण परावर्तन यानी कि रिफ्लैक्शन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, तथा अपवर्तन यानी कि रिफ्लैक्शन के द्वारा आपका होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश विक्षेपण, जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, का उदाहरण होता है। और ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उनको हम दोस्तों गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष जो होता है वो वायुमंडल में जो भी उपस्थित जल की बूंदें होती हैं उनके प्रकाश के विक्षेपण के उदाहरण होता है, या उनके विक्षेपण के कारण ही दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं उनको दोस्तों गोली दर्पण कहते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। अगला है गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण और दोस्तों अवतल दर्पण। अभी तक हमने पढ़ा था उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और आपका अवतल दर्पण। तो सबसे पहले जानेंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग हम दोस्तों वाहनों की पार्श्व यानी कि दोस्तों स्लाइड, यानी कि दोस्तों पीछे, वाहनों के पीछे देखने में किया जाता है, जिससे चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके,
तथा अपना वाहन सुरक्षित रूप से चला सके। हम लोग देखते हैं चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपके ट्रक हो, चाहे बड़े वाहन हो, सभी में दोस्तों एक स्लाइड यानी कि पार्श्व मिरर लगा रहता है। वो इसलिए लगा रहता है कि हमारे पीछे आने वाले जो भी वाहन हैं वो दोस्तों देख सके और अपनी वह साइड में चला सके, ताकि वह सुरक्षा पूर्वक दोस्तों जो है अपना वाहन जो है चला सके। अगला है उत्तल दर्पण का प्रयोग और कहाँ पर होता है दोस्तों। उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों वाहनों के लिए इसलिए अधिक उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब दोस्तों सीधे इरेक्ट होते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों सड़क के किनारे लगे परावर्तन लैंप, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लैंप, में भी किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है और यह प्रकाश को अधिक चित्र में फैला देता है। अगला है उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और उसके ध्रुव और फोकस की वस्तु से छोटा और सीधा आभासी बनता है। ये पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच और वस्तु से छोटा सीधा आभासी बनता है। आइए यहाँ से पॉइंट आपका स्टार्ट होता है दोस्तों अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों हम टार्च, सर्च लाइट और वाहनों की जो हेडलाइट में हम इसका प्रयोग करते हैं। और चिकित्सक भी देखा जाए तो डॉक्टरी क्षेत्र में दोस्तों ये आँख, कान, नाक, गला आदि की दोस्तों जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सौर ऊर्जा से चलने वाले जो भी उपकरण होते हैं उनमें भी दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि हमें अपना जो चेहरा बड़ा कभी कभी शीशे में दिखाई पड़ता है, कि हमारा जो शीशा जो होता है दोस्तों, जब भी अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो कभी तो दोस्तों में छोटा दिखाई देता है, कभी सही दिखाई देता है, तो कभी बड़ा दिखाई देता है। जब भी दोस्तों आपका चेहरा बड़ा दिखाई दे तो आप समझ जाएगा ये जो प्रतिबिंब है वो कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर है, तो वो आपका अवतल मिरर होगा। क्लियर। अगला है आपका जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे कि वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होती है, लेकिन आवृत्ति बदलती नहीं है। उसका दोस्तों तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और कभी कभी यदि आपको ऑप्शन में ये पॉइंट न मिले तो कभी कभी 8 मिनट 22 सेकंड भी दोस्तों मिलता है, कभी कभी 8 मिनट 18 सेकंड भी मिलता है। जितना भी दोस्तों कम समय होगा उतना ही आपको बताना है। यदि 16.6 नहीं मिला तो आप 15.6 मिला है तो आप 15.6 को ही क्लिक करेंगे। जो भी आपका न्यूनतम समय होगा वही हम दोस्तों सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय को हम बताएंगे। अगला पॉइंट है प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग हम कैसे जानेंगे कि उसका जो रंग है कैसा है, तो वो हम दोस्तों उसकी तरंगदैर्घ्य कैसी है, तो उसके दोस्तों प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य से ही निर्धारित होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी नियत आवृत्ति इसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं और तरंगदैर्घ्य को हम दोस्तों लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। याद रखिएगा, जो कि आपके दोस्तों न्यूमेरिकल्स टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनमें दोस्तों आप लोगों के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रकाश की गति दोस्तों आपकी कैपिटल वी होगा, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? एन वाई, जहाँ पर वी दोस्तों आपकी क्या है? प्रकाश की गति है, स्मॉल एन आवृत्ति है और आपकी लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश की गति बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, वी बराबर एन लैम्डा। लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है और बैंगनी रंग की प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य लाल की सबसे अधिक होती है, बैंगनी की कम होती है। ऊर्जा में बैंगनी रंग की प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक और लाल की सबसे कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक। देखिए वही पॉइंट पूछ दिया ना आपसे, वही पॉइंट फिर से रिपीट किया कि तरंगदैर्घ्य प्रकाश की लाल रंग की सर्वाधिक और बैंगनी रंग की सबसे न्यूनतम होती है। क्लियर। चलिए अगला है चिकनी पृष्ठ या सतह के प्रकाश के लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और आपतन कोण दोस्तों परावर्तन कोण के बराबर होता है। कभी कभी पूछता है परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए आपतन कोण के बराबर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यदि किसी दर्पण की परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिव सरफेस समतल हो तो उसे हम दोस्तों समतल दर्पण या दोस्तों प्लेन मिरर कहते हैं। यानी कि समतल दर्पण की परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि किसी दर्पण के परावर्तक सतह समतल हो,
किसी भी दर्पण की परावर्तक जो सतह है वो कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, तो वो आपका समतल दर्पण हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट दोस्तों तुम्हारा स्टार्ट होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया कि समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, और यह आकार में वस्तु के बराबर व आभासी होता है। यानी दोस्तों समतल दर्पण से बना हुआ वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, और वह आकार में देखा जाए तो वस्तु के बराबर व आभासी बनती है। क्लियर। चलिए अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। अगला है नंबर 2 पॉइंट दिया गया कि समतल दर्पण से व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। यह भी आपके 12th क्लास का ही क्वेश्चन है। एग्जामिनर कई बार दोस्तों आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समतल दर्पण से यदि व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए, तब जाके वह समतल दर्पण में देखने वाला व्यक्ति वह अपने शरीर को पूरा देख सकता है, अपने प्रतिबिंब को पूरा देख सकता है। यानी कि उसकी लंबाई जितनी भी होगी उसकी जस्ट लंबाई का आधी लंबाई का मिरर होना चाहिए। क्लियर। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दोस्तों दूर जाता है, या पास आए या दूर जाए, तो उसे प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि दोस्तों आप शीशे में जब भी आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, शीशे के पास जाएंगे और शीशे के फिर थोड़ा पीछे आएंगे समतल दर्पण में, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जो हमारी जो परछाई है, जो हमारा प्रतिबिंब है, वो दोस्तों बहुत ही दोगुनी चाल से चल रहा है हमारी चाल की अपेक्षा। क्लियर। अगला है किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई की अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है और घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। अगला पॉइंट है स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, या बराबर होगी, या दोस्तों शून्य होगी। तो आप बता सकते हैं कि बराबर होगी। क्लियर। अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। इसमें आपको दोस्तों 2 पॉइंट याद रखने होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है और दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाता है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है और दाब बढ़ाने पर गलनांक भी उनका कम हो जाएगा। दोस्तों आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट याद रखेंगे, सेकंड ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि जिन पदार्थों का आयतन यदि हम गर्म करते हैं तो उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा, और जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है उनका दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक घट जाएगा। क्लियर। तो ये दोस्तों आपके गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब के पड़ने वाले प्रभाव हैं जो कि आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। ये दोनों पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो क्लास में इसका नोट्स बना लें ताकि आप लोग इसे याद रख सकें। और यहाँ से दोस्तों हमारा एक नया पॉइंट स्टार्ट होता है, नया हेडिंग स्टार्ट होता है जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश, यानी कि दोस्तों लाइट। प्रकाश यहाँ से दोस्तों हमारा एक नया चैप्टर भी है, एक प्रकाश। यहाँ से आपका ये समझिए कि नया चैप्टर एक स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो चर्चा वो हम आप लोगों से कल की क्लास में करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के लिए नए चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं जिसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश में कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। तो प्रकाश के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शाम को 6 बजे होने वाली आप लोगों की जो स्टैटिक जीके की क्लास होती है उसमें ज़रूर जुड़े करें। और 6 बजे के बाद दोस्तों आपको रात को 8 बजे आपकी ये येलो बुक में आपकी दोस्तों साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों क्लास को देखें, क्योंकि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा आप लोगों की बहुत ही जल्द दोस्तों भारी संख्या में दोस्तों आप लोगों को वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, ताकि आप दोस्तों सिलेक्शन ले सके। तो आप अपनी इस तैयारी में जुड़ जाइएगा। और आपको दोस्तों यदि इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आपको येलो बुक का जीएसपी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, तो आपको उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को हमारे, और टेलीग्राम ग्रुप के फाइल में जाकर
आप सामान्य ज्ञान की येलो बुक हो चाहे आपकी स्टैटिक जीके की बुक हो, आप दोनों बुकों को आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि ये दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर आकर पहली बार क्लास को देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली दोस्तों वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।